हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने, वर्ण, जनपद, महाजनपद, कर, कृषि में परिवर्तन, मगध और वज़ी। कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी जो लोग होते थे वो राजा या शासक कैसे बनते थे। तो करीब 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी 3000 साल पहले जो लोग होते थे वो बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे और उसके बाद राजा बन जाया करते थे। उसी में से एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता था जिसे पूरे देश में विचरण के लिए, घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था राजा के लोगों की देखरेख में। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर किसी राजा ने, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश के राजा ने अगर उस घोड़े को रोका तो जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है राजा, उससे उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और अगर उन्होंने उस घोड़े को देखकर उसे जाने दिया तो इसका मतलब है कि जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं राजा, वो ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। उसके बाद जो राजा होते थे उन्हें यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, जो बाकी के राजा होते थे। इसके अलावा यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे और यज्ञ में जो भी आमंत्रित किए जाते थे राजा, वो सभी अश्वमेध करने वाले राजा के लिए उपहार लेके आते थे। राजा को विशेष स्थान दिया जाता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता था, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। यानी जो सारथी होता था वही उस दिन राजा ने किस किस पर विजय प्राप्त की है या उसके जो अन्य गुणों का गान होता था वो उस दिन सुनाता था सभी लोगों को। राजा के सगे संबंधी, खासकर की रानियां तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा की जो रानियां होती थी और पुत्र होते थे उनको भी कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स फॉलो करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। बाकी सारे जो राजा होते थे वो बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। और जो राजा थे उनके ऊपर पुरोहितों के द्वारा जल का छिड़काव किया जाता था। उसके बाद उनका राज्याभिषेक कर राजा बना दिया जाता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। और विष और वैश्य द्वारा जो उपहार लाए जाते थे उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था और उन लोगों को कई अनुष्ठानों में तो शामिल भी नहीं किया जाता था। अब आता है वर्ण। जो इस प्रकार उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। तो जो भी ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए थे उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो ग्रंथ होते थे इनमें विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते थे और उनके संपादन की विधि बताई गई है और समाज के जो नियम होते थे उन्हें भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो समाज में कुछ लोग गरीब थे तो कुछ लोग अमीर थे। तो इसी टाइम पे जो पुरोहित
पुरोहित थे, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा गया। तो समाज में पुरोहितों ने 4 वर्ण बनाए, 1 2 3 4। पहले वर्ण में ब्राह्मण रखे, दूसरे में क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य और चौथे में शूद्र। ठीक है, तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, यानी हर वर्ण का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे पहला वर्ण ब्राह्मण का था, तो उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो ब्राह्मणों का काम था कि वो यज्ञ करवाएं, ठीक है, और मतलब वेदों का अध्ययन करें और उसको पढ़ाएं, तो इसके लिए उन्हें उपहार दिया जाता था। इसके अलावा जो शासक होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तो दूसरे नंबर पर शासक आते थे जो क्षत्रिय कहलाते थे, उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे नंबर पर विष या वैश्य आते थे, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे, बल्कि वर्णों में अंतिम स्थान पर यानी चौथे नंबर पर जो आते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। तो चौथे नंबर पर आने वाले शूद्रों को वो कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनका एक ही काम था, बाकी के तीनों लोगों की सेवा करना। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो जो महिलाएं थी और शूद्र थे वो दोनों ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। ठीक है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, और जो पुरोहित थे उन्होंने वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर कर दिया था, यानी जो जिस वर्ण में जन्म लेता है वो उसी वर्ण का बन जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, उसके बाद में जो कुछ लोग आए उन्हें अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। तो अछूतों में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक आते थे, और जो लोग दफनाते या जलाते थे शवों को, इन सारे लोगों को अछूत माना गया, जिनसे कि संपर्क बहुत ज़्यादा अपवित्र यानी उनके कांटेक्ट में आना बहुत ज़्यादा अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया था। उनका कहना था कि व्यवसाय के आधार पर ऐसे लोगों का बंटवारा करना सही नहीं है, ये भेदभाव है जो कि उचित नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। अब आता है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा बन गए, यानी जो भी राजा यज्ञ करते थे अब उनके पास एक क्षेत्र नहीं होता था, बल्कि एक से ज़्यादा क्षेत्र होते थे। ठीक है, तो वो जन के राजा ना होकर जनपद के राजा होने लगे थे। जन का शाब्दिक अर्थ होता है बसने की जगह, तो जहाँ पर लोग रहते हैं। जन का मतलब होता है बसने की जगह। तो पहले राजा इसी क्षेत्र का राजा होता था, लेकिन जब वो एक क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्रों का राजा होने लगा तो उसे जनपद कहा जाने लगा। ठीक है, तो जन का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास रंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो 3 इम्पॉर्टेंट जनपद हैं। एक है दिल्ली का पुराना किला, दूसरा है मेरठ के पास हस्तिनापुर और तीसरा है एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ओके, 3 इम्पॉर्टेंट जनपद माने जाते हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। तो जनपद की खुदाई में पता चला कि उस टाइम के जो लोग थे वो झोपड़ी में रहते थे और मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। वह चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, तो कुछ ग्रे कलर टाइप के ऐसे बर्तन वो लोग बनाने लगे थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर
पात्र के नाम से जाना जाता है। पहले के ब्लैक एंड रेड वाले से ये थोड़े अलग होते थे। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामिति के रूप में है। जैसे कि ये उस टाइम का चित्रित धूसर पात्र जिसके ऊपर जो चित्रकारी की गई है वो कुछ इस तरह से ज्यामितीय की गई है या फिर सरल रेखा के रूप में की जाती थी। तो चित्रित धूसर पात्र इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतले सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो इन पात्रों का प्रयोग इम्पॉर्टेंट टाइम पे इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए, खास मौक़ों पर इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए खाना परोसने के लिए किया जाता होगा। और ये बहुत पतले उसके होते थे, पतली सतह के होते थे। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो जो जनपद होते थे, जब कुछ जनपद ऐसे हो गए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था, जिसमें कि कुरु, कौशल, ये सारे जनपद शामिल हैं। महाजनपदों की जो टोटल संख्या है वो 16 है। ठीक है, तो टोटल 16 महाजनपद है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो जो महाजनपद होते थे, इम्पॉर्टेंट जनपद, उनकी राजधानी होती थी और इनकी किलेबंदी की जाती थी और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो जो राजा होते थे वो दीवार खड़ी करके खुद को शक्तिशाली दिखाने का भी प्रदर्शन किया करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। तो बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए प्लानिंग भी की जाती थी। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखते थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। तो राजा, अब जो सेना होती थी, जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, वो अस्थायी टाइप की होती थी, लेकिन अब जो राजा थे जनपद के, वो लोग स्थायी सेना रखने लगे थे। इसके अलावा वो लोग रेगुलर बेसिस पे उन्हें सैलरी भी देते थे और सैलरी आहत सिक्कों के रूप में भी दी जाती थी। यानी इस टाइम से सिक्कों का भी चलन हो गया था। कर, महाजनपदों के राजा सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो जो राजा होते थे अब सिर्फ उपहारों पर निर्भर नहीं रह गए, वो लोग कर भी लेने लगे, क्योंकि वो नियमित सेना रखते थे। तो उनकी ज़रूरतों की जो चीज़ें होती थी वो कर के रूप में ही वसूल कर पाते थे। कर का भुगतान, तो कर का भुगतान कृषक, कारीगर, पशुपालक, व्यापारी, आखेटक तथा संग्राहकों के द्वारा किया जाता था। जो कृषक थे, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो ज़्यादातर कर कृषकों पे लगाया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो कृषक ही हुआ करते थे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कर माना जाता था, सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स था। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। तो जो बुनकर, लोहार या सुनार होता था वो राजा के लिए महीने में एक दिन काम करता था, तो वो इस तरह कर चुकाता था। इसके अलावा जो पशुपालक होते थे वो जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो जानवरों का जो भी जानवर या उनका जो भी उत्पाद होता था, उनसे बनी चीज़ें वो राजा को ले जाकर देते थे, तो वो इस तरह से कर चुकाते थे। इसके अलावा जो व्यापारी थे वो सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था उन्हें। आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक और संग्राहक थे वो जंगल से जो भी चीज़ें इकट्ठी करते थे उन्हें ले जाके कर के रूप में देना होता था। अब आता है कृषि में परिवर्तन। दो बड़े परिवर्तन हुए।
इस टाइम पे कृषि में दो बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल होता था पहले वो लकड़ी के फालों से बना होता था, लेकिन अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। तो लोहे के फाल जब बनने लगे थे तो इससे फसल की उपज भी बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। पहले लोग बीज डाल देते थे और उससे ही जो पौधा आता था उसी की खेती करते थे, फसल उसी की इकट्ठी करते थे। लेकिन अब लोगों ने बीज छिड़क कर छोटे छोटे जो पौधे आए उन्हें निकाल के उसको रोपना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उपज होने लगी थी। तो कृषि में दो बड़े चेंजेस देखने को मिले। एक हल्की फाल यूज़ होने लगी, दूसरा धान के पौधे का रोपण होने लगा। मगध, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, तो 200 साल के भीतर जो मगध था वो सबसे इम्पॉर्टेंट जनपद बन गया, जिसके बहुत से रीज़न हैं। उसमें से पहला है गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यह यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो गंगा और सोन नदी का मगध से होकर बहने से वहाँ पर यातायात अच्छा था, जल वितरण अच्छा था और वहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गई। तो इससे लोगों को मतलब ज़्यादा चीज़ें मिल पाती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। इसके अलावा मगध में एक हिस्सा जो था वो पूरा जंगल का था। वहाँ पे हाथी होते थे और हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था। ठीक है, अब आता है जंगल से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। तो जंगलों से घर बनाने के लिए, गाड़ियाँ बनाने के लिए और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यह उपयोगी थी। तो मगध में लौह अयस्क की खदानें भी पाई जाती थी, जिससे कि मजबूत औजार और हथियार बन जाते थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। तो अन्य जनपदों को जीतकर अपने अंदर करने के लिए ये हर कोशिश करते थे। इसके अलावा महापद्नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। 300 साल पहले जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, तब बहुत से राज्यों को जीतने के बाद मगध आया। तो 300 साल पहले जो मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय करना चाहता था, यानी पूरे विश्व को जीतना चाहता था। तब वो चलते चलते मगध पहुंचा था। तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। इसीलिए उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के जो शासक हैं उनके पास पैदल हो, रथ हो, हाथियों की बड़ी सेना है, तो हम लोग हार जाएंगे। ठीक है, तो मगध के इम्पोर्टेंट होने के कारण देखे हम लोगों ने कि मगध के इम्पोर्टेंट होने के कारण थे, एक तो उनका वहाँ की नदियाँ, दूसरा जंगलों से भरा होना, उसके बाद जंगलों से भरे होने के बाद लौह अयस्क अच्छा था, वहाँ की दोनों शासक बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, इसके अलावा उनकी बड़ी सेना, रथ, पैदल, हाथियों वाली जो सेना थी वो, तो ये सारा मगध का शक्तिशाली होने के कारण को दर्शाती है। अब आता है हमारा वज्जी। वज्जी मगध के नज़दीक का राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी जो था वो मगध के नज़दीक का ही राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, और संघ अर्थात संगठन या सभा, तो जो ग्रुप्स में होते थे उनके लिए गण या संघ का प्रयोग किया जाता था। तो वज्जी में जो शासन व्यवस्था थी वो ग्रुप्स की थी। बहुत से लोग मिलके वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो बहुत से लोग मिलकर शासन करते थे, जिसमें सब लोग राजा कहलाते थे।
यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जो अलग अलग तरह के अनुष्ठान होते थे ये सारे राजा एक साथ उसको पूरा करते थे। इसके अलावा सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि कि क्या करना है और किस तरह करना है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना है और कौन सा काम किस तरह करेंगे। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वह मिलकर बातें करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, और जो स्त्री, दास और कमकर होते थे वो लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, तो वज्जी जहाँ पर गढ़ का राज था, और यहाँ पे काफ़ी सारे राजा होते थे जो मिलकर शासन करते थे, और ये लोग बैठ के बातचीत, बहस और वाद विवाद करते थे। इसके अलावा शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर बातें भी करते थे। स्त्री, दास और कमकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। थैंक यू सो मच।